रांची के लोगों के लिए राहत की खबर है। इंटरनेट सेवाएं बहाल कर दी गई है। शनिवार रात 1 बजे शासन प्रशासन के आदेश पर इंटरनेट सर्विस जो है वो चालू कर दी गई है। शुक्रवार को शहर के मेन रोड इलाके में एकरा मस्जिद के पास भारी हिंसा और उपद्रव के चलते सुरक्षा एहतियात के तहत इंटरनेट पर रोक लगा दी गई थी। रविवार को बता दें कि रेलवे भर्ती बोर्ड और एनटीपीसी की परीक्षा देने बड़ी संख्या में परीक्षार्थी दूसरे शहरों से रांची पहुंचे हैं। इंटरनेट चालू होने से सबने राहत की सांस ली है। आज की दोनों परीक्षाएं शहर के विभिन्न केंद्रों में आयोजित हो रही है। परीक्षा केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा की व्यवस्था की गई है। शनिवार की रात्रि 1 बजे के बाद इंटरनेट सेवा शुरू हो जाने से हिंसा से सहमे लोगों के चेहरे पर मुस्कान आ गई है। इसी खबर पर हमारे साथ लाइव जुड़ेंगे आलोक मिश्रा। आलोक, क्या कुछ स्थिति इस वक्त देखने को मिल रही है? क्योंकि अगर बात की जाए शुक्रवार से स्थिति जो है काफी तनावपूर्ण बनी हुई थी। 32 घंटों के बाद इंटरनेट सेवाएं बहाल की गई, लोगों ने राहत की सांस ली है। इस वक्त क्या कुछ स्थिति देखी जा रही है? जी सुष्मिता, अगर हम बात करें तो जिस प्रकार से रांची को अशांत करने की कोशिश की गई थी, सौहार्द बिगाड़ने की भी कोशिश की गई थी, उसके बाद से पूरे रांची के 12 थानों में धारा 144 लगा दी गई थी। उसके बाद से रांची में जो है आप देखा आपने कि किस प्रकार से रांची में इंटरनेट जो थी वो बाधित कर दी गई थी। इंटरनेट सुविधा पूरी रांची से कट कर दी गई थी, जिसके बाद जो आम जनता थी वो काफी परेशान भी हो गई थी। हालांकि पूरे शहर में अभी भी धारा 144 लागू है और इंटरनेट सेवा फिलहाल अब जारी कर दी जा चुकी है, जिसके बाद लोगों ने थोड़ी राहत की सांस जरूर ली है। अब इस वक्त मैं मौजूद हूँ रांची के फिरायलाल चौक पर और इस वक्त आप देख सकते हैं कि जो गाड़ियों की जो चहलकदमी है वो अब शुरू हो चुकी है। हालांकि स्थिति जो है वो सामान्य होती नजर आ रही है। जिस प्रकार से 2 दिन की जो दंगे भड़के थे 2 दिन पूर्व, उसके बाद से धारा 144 पूरे शहर में अभी भी जारी है। कल हालांकि पूरी स्थिति को नियंत्रण कर लिया गया था। उसके बाद से अभी जो है वो आज जो लोगों की जो चहलकदमी वो सड़कों पर अब साफ तौर पर देखी जा सकती है। जो लोग हैं वो अब अपने अपने दफ्तर को जा रहे हैं, अपने अपनी जगह पर जहां काम करते हैं अपनी ड्यूटी के लिए वो अब लोग निकल चुके हैं। और हालांकि दुकान की मैं बात करूं तो सामने आपको एक रेस्टोरेंट दिख रहा होगा, वो भी अब खुल चुकी है। तो ऐसे में अब माना जा रहा है कि अब दुकानें जो है वो खुलनी शुरू हो चुकी है, फल की दुकानें लग रही हैं। क्योंकि इससे काफी समस्याएं जो हो रही थी, आम जनों को काफी समस्या हो रही थी। हालांकि धारा 144 लगी थी। आपको मैं दिखाना चाहूंगा इस ओर घटना जो घटी थी, जो घटना स्थल था ग्राउंड जीरो है, वो उस मंदिर पर टारगेट किया गया था। उसके बाद से यहाँ पर धारा 144 लागू है और हालांकि अभी भी इस ओर से मंदिर की ओर जाने वाले रास्तों को अभी भी बंद रखा गया है। यहाँ पर देख सकते हैं कि प्रशासन के जो लोग हैं वो तरह तरह की गाड़ियों को रोक रहे हैं ताकि आगे इस ओर जो स्पोर्ट एरिया था, जो विवादित स्थल था, उस स्थल पर कोई भी जो लोग हैं वो ना पहुंच सके। यहाँ पर आम जनता को इस रोड से केवल जाना मना है। इस रोड से केवल कौन कौन जा सकते हैं? इस जगह से कौन कौन पार हो सकते हैं? ये से जैसे हॉस्पिटल के आदमी लोग जा सकते हैं। हॉस्पिटल के? हाँ, जो इमरजेंसी में होते हैं वही लोग को छोड़ा जा रहा है। पुलिस प्रशासन? हाँ, वो लोग को छोड़ा जा रहा है। पुलिस प्रशासन और उन लोग को अब कब तक ये जारी रहेगी? अभी तक कोई सूचना आपको? ये हमें अभी तक सूचना कुछ प्राप्त नहीं हुई है। अभी तक आप लोगों को कोई सूचना इसकी जानकारी नहीं है। तो तकरीबन अभी मतलब 2 दिन से इस मार्ग को बाधित करके रखा गया। जी जी सर जी। तो आप जैसा देख सकते हैं कि इस ओर से प्रशासन की गाड़ियां को ही जाने दिया जा रहा है और अस्पताल से जो संबंधित लोग हैं उन लोगों को जाने दिया जा रहा है। उसके अलावा आम आदमी का प्रवेश अभी भी इस क्षेत्र में जो है वो बाधित है। आपको मैं वो मंदिर दिखाना चाहूंगा। उस मंदिर पर देखिए, उसी मंदिर को यहाँ से टारगेट किया गया था, जिसके बाद से जो दंगा भड़की थी यहाँ पर और उसके बाद प्रशासन को गोलीबारी भी करनी पड़ी थी। हालांकि पहले उन लोगों ने हवाई फायरिंग की। जब स्थिति नियंत्रण से बाहर हो गई तब सीधा फायरिंग किया गया, जिसमें 2 लोगों की मौत भी हुई है और 2 लोगों की मौत के बाद तकरीबन 25 लोग घायल भी हुए हैं। इसमें 27 लोगों पर इस पर जांच चल रही है। 27 लोगों पर अभी नामजद FIR भी दर्ज हो चुकी है सुष्मिता। उसके बाद तकरीबन 10,000 अज्ञात लोगों पर नामजद तो नहीं लेकिन अज्ञात लोगों पर FIR दर्ज की गई है और उसकी जांच भी की जा रही है। 2 सदस्यीय कमेटी का गठन भी किया जा चुका है, जिसमें मुख्यमंत्री ने स्वयं ट्विटर पर इस चीज की जानकारी दी है। उसके बाद यहाँ पर उन लोगों पर कार्रवाई करने के लिए CCTV फुटेज जो है उस CCTV फुटेज को खंगालने की भी तलाश जारी है। हालांकि जगह जगह चौक चौराहों पर आपको CCTV फुटेज जो है वो देखने को मिल जाएंगे। उससे लोगों को लगातार उससे पुलिस की टीम जो है वो निगरानी बनाई हुई है ताकि पता चल सके कि आखिर वो लोग कौन थे जिन्होंने इस तरह की जो हरकत, पथराव और गोलीबारी शुरुआत किया गया था सुष्मिता। और जिस प्रकार से मैं आपको बता दूं कि इंटरनेट सुविधा बहाल हो चुकी है, जिसके बाद से लोगों ने थोड़ी राहत की सांस जरूर ली है और 144 हालांकि अभी भी लागू है, लेकिन लोगों की अब चहलकदमी जो है वो आप साफ तौर पर यहाँ से देख सकते हैं सुष्मिता। अच्छा, आपको क्या कुछ समस्याएं हुई इस दौरान? 144 लगी हुई है, कोई समस्या? बहुत समस्या है सर, बहुत दिक्कत हो रही है पब्लिक को।
आने जाने में प्रॉब्लम हो रहा है। इस प्रकार से दंगा भड़का क्या कुछ कहना चाहेंगे ऐसा? ये दंगा नहीं होना चाहिए सर, बहुत गंदा है। आपस में लड़ना नहीं चाहिए, मिलकर रहना चाहिए, प्रेम भाव से रहना चाहिए, जातिवाद में नहीं लड़ना चाहिए। लड़ाई होती है पॉलिटिकल की लड़ाई होती है, राजनीतिक लड़ाई होती है, इस राजनीति नहीं होना चाहिए। बहुत अभी आपस में हम लोग को दिक्कत होता है, हम लोग भाईचारा मिलकर रहना चाहिए। यही जनता को लोग चाहते हैं कि मिलकर रहे। जिस प्रकार से इंटरनेट बंद हो गई थी, अब चालू हो गई बहुत है, हाँ, तो इंटरनेट से बहुत दिक्कत हुई। बहुत दिक्कत हुई सर। ये समस्या दिख रही है, जो फायरिंग हुआ पूरा मंदिर में, हम लोग मंदिर में ईटा पत्थर फेंक दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए सर। वो भी तो मजहब नहीं सिखाता सर, आपस में रखना सर। वो सिखाते सब मिल के रहे, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, कोई भी कास्ट हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। अपन का कहना है कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना, हम चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख ईसाई हो, सभी को मिलजुल कर रहना चाहिए। सौहार्द का माहौल जो है वो बिल्कुल बरकरार रखना चाहिए। और राइफ 7 की टीम भी यही अपील करती रही है शुरू से कि आपसी सौहार्द को बनाए रखें, अफवाहों पर ध्यान न दें। हालांकि अब स्थिति जो है वो नियंत्रण में हो चुकी है। सुष्मिता, आलोक, अगर बात कर ले पुलिस प्रशासन की, तो पुलिस प्रशासन भी अब एक्शन मोड में नजर आ रही है। कल की बात अगर कर ले तो कल के बाद 9 प्राथमिकी दर्ज की गई है, 4 अलग अलग थानों में प्राथमिकी दर्ज की गई है, 22 नामजद और 10,000 अज्ञात लोगों पर मामला दर्ज किया गया है। तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि पुलिस प्रशासन एक्शन मोड में नजर आ रही है। जी सुष्मिता, अगर हम बात करें तो 27 4 थानों में, संबंधित थानों में जो यह मामला हुआ था उसमें तकरीबन 27 पर नामजद सीधा नाम के साथ एफआईआर हुई है। वहीं 10,000 अज्ञात लोगों पर भी एफआईआर दर्ज की गई है, जिसके बाद से प्रशासन लगातार कार्रवाई के मूड में दिख रही है। हालांकि जिस प्रकार से रांची में ऐसी पहली घटना घटी, इस प्रकार से रांची में ऐसी पहली घटना घटी जिसमें तकरीबन 2 लोगों की पुलिस फायरिंग में ऐसे माना जा रहा है कि मौत हुई है और तकरीबन 25 लोग जो है वो घायल भी हैं। इस प्रकार की कार्रवाई के बाद जिस प्रकार से हिंसा भड़की उसकी तलाश जारी है। आखिर हिंसा करने वाले कौन थे, आखिर वो क्या चाहते थे? जिस प्रकार से आखिर 2 ट्रैक्टर यहाँ से बरामद हुए हैं, ईंट पत्थर। आपको मैं बता दूं सुष्मिता, जिस प्रकार से ईंट पत्थरों की बरामदगी हुई है, आखिर यह सवालिया निशान खड़ा करता है कि आखिर यह प्री प्लान करके पूर्व से ही आखिर इन लोगों की तैयारी थी, पूरे पत्थर के साथ, और साथ ही अपने हाथ में बैनर और झंडे लेकर यहाँ विरोध करने आए थे। हालांकि वो लोग मस्जिद से अपने मस्जिद से वो प्रदर्शन करते हुए मंदिर की ओर बढ़ गए। तब प्रशासन को लगा कि नहीं, यहाँ पर कुछ गड़बड़ हो सकती है, जिसको लेकर प्रशासन ने उन्होंने रोकने का काम किया था। हालांकि प्रशासन की संख्या बहुत ही कम थी। अगर हम बात करें जो भीड़ थी प्रदर्शन में, तकरीबन 5,000 की भीड़ थी सुष्मिता, जिसके बाद से प्रशासन को आने में समय लग गया। प्रशासन के जब तक आ पाती उतनी संख्या में, तब तक यहाँ पर जो पत्थरबाजी थी वो शुरू हो चुकी थी। मंदिर पर जोरदार पत्थरबाजी की गई, उधर से गोलीबारी शुरू की गई। जवाबी कार्रवाई में पुलिस को भी फिर फायरिंग करना पड़ा था सुष्मिता, जिसके बाद से तकरीबन 27 लोगों पर नामजद एफआईआर दर्ज हो चुकी है। और इस कार्रवाई मुख्यमंत्री इस पर स्वयं संज्ञान लिए हुए हैं। उन्होंने ट्वीट करके साफ तौर पर जानकारी भी दी है कि 2 सदस्यीय टीम की उच्च स्तरीय यह जांच होगी इस प्रकार से, और जांच के बाद 1 सप्ताह में उसे रिपोर्ट सौंपने की बात कही गई है। इस पर लगातार राज्यपाल रमेश बैस भी स्वयं इस पर नजर बनाए हुए हैं। और परसों से ही, सुबह से ही, आपको मैं बता दूं, परसों जब दंगा भड़की उसके बाद से ही यहाँ पर आईजी डीआईजी रैंक के अधिकारी, डीसी, एसएसपी स्वयं यहाँ पर इस मार्ग पर लगातार जो है वो गश्ती लगा रहे हैं और लगातार यहाँ पर जितने भी लोग हैं उन्हें समझाने का भी कार्य कर रहे हैं। और जहाँ पर सख्ती बरतनी वहाँ पर सख्ती बरत कर भी लोगों पर कार्रवाई की जा रही है सुष्मिता। जी आलोक, आप हमारे साथ बने रहें, लेकिन इस वक्त बुलेटिन में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के पहले मैं आपको बता दूं कि रांची के लोगों के लिए राहत की खबर है। इंटरनेट सेवाएं बहाल कर दी गई है। शनिवार रात 1 बजे शासन प्रशासन के आदेश पर इंटरनेट सर्विसेज जो है वो चालू कर दी गई है। शुक्रवार को शहर के मेन रोड इलाके में इकरा मस्जिद में के पास भारी हिंसा उपद्रव के चलते सुरक्षा एहतियात के तहत इंटरनेट पर रोक लगा दी गई थी। लेकिन अगर आज की बात कर ले तो आज सुबह 4 बजे से अगर कह दिया जाए तो 32 से 36 घंटों के बाद इंटरनेट सेवाएं जो है बहाल कर दी गई है। लोगों ने राहत की सांस ली है। लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा इस 1 दिनों में, लेकिन कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि यह एक पुलिस प्रशासन की सराहनीय पहल थी, जिस वजह से जो हिंसा भड़की थी वो कहीं ना कहीं रुकी और उस पर रोकथाम लगा। अपने संवाददाता आलोक के पास, आलोक, रांची के लोगों के लिए राहत की खबर है, इंटरनेट सेवाएं बहाल कर दी गई है। जिस तरीके से आपने अभी एक आम जन से बातचीत की, कितना अच्छा उन्होंने कहा कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। तो लोगों को कहीं ना कहीं इस तरीके की परेशानी हुई है इस 1 दिन में, और लोग नहीं चाहते कि धर्म के नाम पर जो है कहीं भी इस तरह का भड़काव, हिंसा हो। तो अगर वही आम जनों की बात करें तो आम जनों का क्या कुछ कहना रहा इस पूरे मामले पर?
देखिए सुष्मिता, अगर हम आम जनों की बात करेंगे तो जिस प्रकार से हमने अभी जिस व्यक्ति से बात की, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना। तो उनका साफ तौर पर कहना है कि हम यहाँ आए हैं, हम यहाँ कमाने खाएं और जीने आए हैं। कमाने खाने, हर लोग यहाँ पर कमाने खाने आते हैं। रांची जैसे शहर में कई ऐसे छोटे दुकानदार हैं जिनकी दुकानें बंद हो गई, जिससे बड़ा नुकसान हुआ। बड़े कारोबारियों को भी नुकसान हुआ है। इस पर कुल मिलाकर अगर मैं बात करूं तो तकरीबन 500 करोड़ के आसपास का कारोबार जो है वो नुकसान हुआ है कारोबारियों का। जिस प्रकार से 2 दिनों तक ये बंदी रही, आज तीसरी दिन है। जिस प्रकार से ये धारा 144 का आज दूसरा दिन है, तीसरा दिन है, और इस प्रकार से जो कारोबारों को नुकसान हुआ है उससे राजस्व, सरकारी राजस्व को भी नुकसान तकरीबन 55 करोड़ का हुआ है। 55 करोड़ का आपको मैं दुकानें अभी भी दिखाना चाहूंगा। बहुत सारी दुकानें अभी तक बंद पड़ी हुई हैं, जिससे कि जो नुकसान है वो तकरीबन 500 करोड़ व्यापारियों का, और तकरीबन जो जीएसटी से जो राजस्व आय होती थी सरकार का, राज्य सरकार की, इसमें तकरीबन 55 करोड़ के जो नुकसान की बात की जा रही है, हुई है। और इसको लेकर आगे भी अभी भी चूंकि बंदी है तो अभी भी आगे नुकसान होने की संभावना है। और जिस प्रकार से आज आरआरबी की भी परीक्षा होने वाली है, जिसको लेकर इंटरनेट सेवा फिलहाल बहाल कर दी गई है। और साथ ही आपको मैं बता दूं कि जिस तरीके से जो ये दंगा भड़की थी, उसके बाद से राज्यपाल जो है रमेश बैस, वो खुद इस मामले को लेकर मॉनिटरिंग कर रहे हैं। राज्यपाल ने एडीजी को किया, उन्होंने एडीजी को भी तलब किया हुआ है और साफ तौर पर कड़े निर्देश भी दिए हैं कि जो भी लोग इसमें शामिल है उस पर लगातार कार्रवाई की जाए, और जो भी इस पर दोषी होंगे उसको छोड़ा जाए, उस पर कार्रवाई किया जाएगा। और लगातार पुलिस की टीम, आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर गश्ती में है। अभी माहौल को एकदम बिल्कुल सामान्य कर लिया गया है, स्थिति को कर लिया गया है उसके बाद से। और मैं आपको बता दूं कि दाखिला करना था वो समय तक, जिसके चलते रांची के 50,000 से अधिक निलंबित व्यापारी रिटर्न दाखिल करते। लेकिन हालांकि 11 जून को ही रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि थी, जिसके बाद इंटरनेट सेवा बाधित होने के बाद से ये समस्या जो है वो बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो चुकी थी। आम लोग बिल्कुल परेशान हो गए थे। एक तरफ 144 लगी हुई थी, दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं कि 144 लगने के बाद इंटरनेट सेवा भी जो थी वो बंद हो चुकी थी। इंटरनेट सेवा बंद होने से काफी लोगों को नुकसान हुई। परीक्षार्थी पहुंचे हुए हैं रांची में, उन्हें काफी समस्या हुई। इंटरनेट नहीं थी, जिसके कारण एडमिट कार्ड तक डाउनलोड वो नहीं कर पा रहे थे। काफी तरह की जो ऑनलाइन पेमेंट थी वो रुकी हुई थी। बहुत तरह की समस्याएं हुई। दुकानदार जितने भी थे वो पूरे तरीके से एकदम परेशान हो गए, क्योंकि तकरीबन 500 करोड़ का नुकसान इन 2 दिनों में झारखंड वासियों को हो चुकी है। उसके बाद साथ ही साथ जो झारखंड सरकार है उसके राजस्व को भी नुकसान हुआ है। तकरीबन जीएसटी से 55 करोड़ का नुकसान का अभी आकलन किया गया है। लगभग 55 करोड़ राजस्व जो है वो झारखंड सरकार का भी नुकसान हुआ है। ऐसे में देखा जाए तो आखिर यह जो दंगा फैला, इससे आम जन भी परेशान हुए, सरकार भी परेशान हुई, हमारा राजस्व भी घटा, आम लोगों को भी नुकसान हुआ। यह किसी एक धर्म को नुकसान नहीं हुआ कि एक हिंदू हुए या फिर मुस्लिम हो या सिख हो या ईसाई, किसी को नुकसान हुआ। ये आम जनों का नुकसान है, ये सभी का नुकसान है। तो इस प्रकार के जो दंगे भड़कते हैं उसके बाद से नुकसान जो है वो हमें ही झेलनी पड़ती है। तो महंगाइयाँ बढ़ती हैं, जिसके बाद से आखिरकार ये 500 करोड़ जो नुकसान हुए उसका हिसाब कौन देगा। इसको लेकर लगातार जो है वो मुख्यमंत्री और हेमंत सोरेन ने कई निर्देश जारी किए हैं और टीम भी गठित की जा चुकी है। ऐसे दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। अब देखने वाली बात है कि आखिर कब तक इन दोषियों को पकड़ा जाएगा, इन लोगों पर कब कार्रवाई होगी और क्या कार्रवाई होती है। सुष्मिता, आलोक, अगर बात कर ले तो रांची में पत्थरबाजों की पहचान की कार्रवाई भी तेज कर दी गई है। सीसीटीवी फुटेज को खंगालने का काम शुरू कर दिया जा चुका है। इस पर क्या कहेंगे? जी, अगर मैं बात करूं तो रांची में अब जब से स्मार्ट सिटी का काम लगा था तब से यहां पर हाई क्वालिटी के कैमरे लगाए जा चुके हैं। सुष्मिता, अगर मैं बात करूं तो अगर उस कैमरे को जो रांची पुलिस है उसे अब तलाश रही है। सीसीआर में साफ तौर पर जो पुलिसकर्मी वो बैठे हुए हैं और वहां से ही सीसीटीवी के फुटेज को है वो तलाश रहे हैं। और जेड फोन में भी जो स्मार्ट सिटी के जो कैमरे लगे हैं उसमें भी रांची पुलिस की जो टीम है वो लगातार उस कैमरे के फुटेज को तलाश रहे हैं और देख रहे हैं कि और उन लोगों के चेहरों को पहचाना जा रहा है। उन सभी चेहरों को पहचान कर उन लोगों को तलाश की जाएगी। और वैसे 26-27 पर तो अभी नामजद एफआईआर हो चुके हैं और ये संख्या आगे भी बढ़ेगी, क्योंकि जैसे जैसे सीसीटीवी फुटेज खुलेगी, जैसे जैसे नाम सामने आएंगे अपराधियों पर, वैसे ही नामजद जो भी एफआईआर होगी वो और ज्यादा संख्या में बढ़ेगी। फिलहाल 10,000 ऐसे लोग हैं जो अज्ञात हैं। 10,000 अज्ञातों पर भी एफआईआर दर्ज है और उम्मीद यही की जा रही है कि यह आंकड़ा बढ़ेगा। और एक सप्ताह में जो टीम जो उच्च स्तरीय जांच कमेटी का जो गठन किया गया है, एक सप्ताह में उन्हें रिपोर्ट भी देनी है। तो ऐसे में पुलिस जो है वो अपने युद्ध स्तर से अगर कहा जाए तो तैयारी कर रही है कार्रवाई करने की। रांची की पुलिस जो है इस वक्त जो है पूरे एक्शन मोड में है।
पूरी टीम लगातार गश्ती कर रही है। पूरे शहरों में गली का एक मोहल्ले की एक गली गुची पर भी छापेमारी चल रही है। लोगों लगातार दुकानों को बंद कराया जा रहा है, जिस पर शक है उसे उठाया भी जा रहा है। लगातार जो है दोषियों पर कार्रवाई करने के लिए रांची पुलिस बिल्कुल एक्शन मोड में है। रांची एसएसपी स्वयं इस चीज की निगरानी कर रहे हैं। एसएसपी लगभग हालांकि चोट भी लगी है, हाथ में और गर्दन में उन्हें चोट लगी है, जिसके बाद वो पट्टी लगाने के बावजूद वो सड़क पर उतर रहे हैं सुष्मिता। और बड़ी बात यह है कि लगातार वो गश्ती, दिन रात वो गश्ती में यहाँ पर है। आप जब भी यहाँ से देखेंगे एक बार एसपी, एसएसपी, सिटी एसपी, डीएसपी सभी की गाड़ियां इस रोड से गुजरती हुई हमें नजर आ रही हैं। लगातार जो है वो उच्च स्तरीय अधिकारी जितने भी हैं सभी यहाँ पर मौजूद हैं, ताकि आगे जो है वो शांति जो फिलहाल बहाल हो चुकी है उसमें कहीं से भी किसी प्रकार की फिर कोई त्रुटि ना हो, जिसको लेकर जो है वो लगातार अभी सड़क पर ही है। और उम्मीद यही की जा रही है कि फिलहाल धारा 144 लागू है और जब तक स्थिति पूरी तरीके से नियंत्रण में नहीं हो जाती धारा 144 लागू ही रहेगी। सुष्मिता। आलोक, ये तो तय है कि पुलिस प्रशासन अब एक्शन मोड में आ चुकी है, क्योंकि रांची उपद्रव के इस मामले में पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर ली है। 4 अलग अलग थानों में प्राथमिकी दर्ज हुई है। 27 नामजद और 10,000 अज्ञात लोगों पर यह मामला दर्ज किया गया है। और अगर बात कर ले सरकारी काम में बाधा और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का आरोप उन पर लगाया गया है। जी सुष्मिता, अगर देखा जाए तो ये साफ तौर पर सरकारी कार्य में बाधा की ही बात है, क्योंकि जो सरकार आपको रोक रही थी और इस बात की भी कोशिश देखी जा रही है। डीसी स्वयं देख रहे हैं कि इस प्रदर्शन और जो जुलूस निकाला गया इसकी परमिशन ली गई थी नहीं गई थी, उसकी भी जांच की जा रही है। आखिर इतने संख्या में लोग कहां से पहुंच पाए, क्योंकि हालांकि शुरू में जो अगर मैं बात करूं तो शुरू में मात्र 40-50 जो युवा थे वही प्रदर्शन कर रहे थे। मस्जिद के बाद नमाज के अपने जुम्मे के नमाज पढ़ने के बाद वो प्रदर्शन कर रहे थे। 40-50 की संख्या में वो अपने बैनर लेकर नूपुर शर्मा के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे, जिसके बाद फिर धीरे धीरे वो कारवां बढ़ता गया। जैसे ही लोग आगे की ओर बढ़े, जैसे ही वो एकरा मस्जिद से हनुमान मंदिर की ओर बढ़ने लगे, वैसे ही जो थे वो अचानक से जो संख्या थी वो तकरीबन 4 से 5 हजार की संख्या में जो लोग थे वो पहुंच गए थे। अचानक से इतनी संख्या में देखकर प्रशासन भी के भी पसीने छूट चुके थे, तो क्योंकि इतनी संख्या की उम्मीद नहीं की थी प्रशासन ने भी, क्योंकि तैयारी उस प्रकार से नहीं थी। और इस प्रकार आईबी पर भी अलर्ट किया था, उस पर भी बात की जा रही है कि आखिर वो अलर्ट का आखिर क्यों पालन नहीं किया गया, जब इस प्रकार की पहले से अंदेशा थी इस बात की। हालांकि जुम्मे की नमाज से पहले ही पुलिस जब दंगा भड़की उसके बाद प्रशासन को और भी फोर्स को बाहर से बुलानी पड़ी। उसके बाद से सभी लोगों को यहाँ पर तैनात किया ही गया है। यहाँ 24 घंटे मुस्तैदी से जवान तैनात हैं और यहाँ पर लगातार पल पल की निगरानी रखे हुए हैं, ताकि कहीं भी कोई भी किसी भी प्रकार की कोई अप्रिय घटना न हो। उसके लिए लगातार जो है वो प्रशासन मुस्तैद है। सुष्मिता। जी आलोक, तमाम सटीक जानकारी आपका हम तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखा आपने किस तरीके से आलोक ने हमारे तक सटीक जानकारी पहुंचाई और अभी की फिलहाल स्थिति हम तक साझा की और देखा कि जो स्थिति है वो सामान्य बनी हुई है। रोड पर लोग निकल रहे हैं और लोगों ने राहत भरी सांस ली है। रांची के लोगों के लिए राहत की खबर सामने आई। इंटरनेट सेवाएं बहाल कर दी गई। शनिवार रात 1 बजे शासन प्रशासन के आदेश पर इंटरनेट सर्विस जो है वो चालू कर दी गई। शुक्रवार को शहर के मेन रोड इलाके में एकरा मस्जिद के पास भारी हिंसा उपद्रव के चलते सुरक्षा एहतियात के तहत इंटरनेट पर रोक लगा दी गई थी। रविवार को बता दें कि यानी कि आज रेलवे भर्ती बोर्ड और एनटीपीसी की परीक्षा देने बड़ी संख्या में परीक्षार्थी दूसरे शहर से रांची पहुंच रहे हैं। इंटरनेट चालू होने से सबसे राहत की सांस ली है। आज की दोनों परीक्षाएं शहर के विभिन्न केंद्रों में आयोजित हो रही है। परीक्षा केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा की व्यवस्था की गई है। रविवार की रात्रि 1 बजे के बाद इंटरनेट सेवा शुरू हो जाने से हिंसा में सहमे लोगों के चेहरे पर मुस्कान आ गई है। वहीं अगर हम बात कर ले, रांची में पत्थरबाजों की पहचान के लिए कार्रवाई तेज कर दी गई है। सीसीटीवी फुटेज को खंगालने का काम शुरू हो चुका है। बता दें कि सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जा रहा है, जिसके आधार पर प्राथमिकी भी दर्ज की गई है। पुलिस प्रशासन एक्शन मोड में नजर आ रही है। रांची उपद्रव के मामले में पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की है। 4 अलग अलग थानों में प्राथमिकी दर्ज हुई है। 27 नामजद और 10,000 अज्ञात लोगों पर मामला दर्ज किया गया है। सरकारी काम में बाधा और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का आरोप उन पर लगाया गया है।